यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोग स्टडी कर रहे थे मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, मैटर कैसे बनता है, और मैटर जो है वो पार्टिकल से बनता है, और पार्टिकल्स की कुछ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। उसके बाद हम ये डिस्कस कर रहे थे कि प्रॉपर्टीज को किस तरह से बनाया गया, क्या एक्सपेरिमेंट किया गया, और इसके बाद में कौन सी प्रॉपर्टी, कौन से एक्सपेरिमेंट के बाद में कौन सी प्रॉपर्टी डिसाइड की गई। तो मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दी थी कि वो किस तरह से बनाई गई है, कौन कौन सी एक्टिविटीज के थ्रू ये की जाती है। जैसे कि सबसे पहली एक्टिविटी हमने की थी पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डिसॉल्व करने की। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 10 ml सोल्यूशन नेक्स्ट बीकर में, फिर 10 ml सोल्यूशन नेक्स्ट बीकर में, ऐसा करते गए, मतलब कि डाइल्यूशन की प्रोसेस थी। और डाइल्यूशन की प्रोसेस के बाद में हमने ये देखा कि लास्ट बीकर के अंदर भी पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्टिविटी थी। सेकंड एक्टिविटी हमने की थी वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व करने की। वाटर में जैसे ही सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं होता। वाटर को हम सॉल्ट में या सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा। अगर वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा तो हमने ये बोला कि वो सॉल्ट कहाँ पर स्टोर हो गया होगा, वो सॉल्ट कहाँ पर चला गया होगा, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं उन स्पेसेस के अंदर वो ऐड हो गया होगा। ओके, इसके बाद में थर्ड एक्टिविटी हमने ये डिस्कस की कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स जो है वो सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स से रिलेटेड हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें आपको ये बताया मैंने 3 मटेरियल लिए थे हमने, चौक, आयरन नेल एंड आइस क्यूब। तो 3 मटेरियल्स को हमने यूज किया था। एक चौक को यूज किया था, दूसरा आइस क्यूब को यूज किया था, और तीसरा आयरन नेल को। एंड वी स्ट्राइक देम विथ हैमर, और हमने उनको स्ट्राइक किया था हैमर से। तो हैमर से स्ट्राइक करते ही चौक जो है वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है 2 पीसेस के अंदर। आइस क्यूब को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और आयरन नेल के ऊपर लार्ज फोर्स लगा करके हम हैमर से स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, वो टूट नहीं रहा है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा। तो हमने इस एक्टिविटी से ये डिसाइड किया था कि चौक के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है लेकिन थोड़ा कम है, इसी वजह से वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। इसके अलावा जो आइस क्यूब है उसके पार्टिकल्स के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन स्ट्रॉन्गर है किससे, चौक के पार्टिकल से। लास्ट जो था वो ये था कि आयरन नेल जो है हैमर से स्ट्राइक करने पर वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, तो हमने बोला कि उसके पार्टिकल्स के बीच में फिर अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा था। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो आयरन नेल है वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा था। ओके, अब देखिए लास्ट एक्टिविटी से हम ये डिसाइड करेंगे कि पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूसली मूविंग रहते हैं, लगातार क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, लगातार क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। अब उस एक्टिविटी के लिए देखिए क्या क्या चाहिए होगा हमें। तो सबसे पहले मैं एम लिखता हूँ कि इस एक्टिविटी का एम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा। सो आई एम राइटिंग द ऑब्जेक्टिव टू प्रूव दैट the particles of matter are continuously moving। जो मटेरियल के पार्टिकल्स हैं वो लगातार मोशन करते रहते हैं, परपेचुअल मोशन करते हैं, कंटिन्यूअस मोशन करते हैं। तो ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए अभी हमें कुछ मटेरियल्स चाहिए होंगे, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, और यू कैन से दैट apparatus रिक्वायर्ड। फर्स्ट वन इज ए ग्लास बीकर। एक ग्लास बीकर। इसके बाद में हमें चाहिए होगा वाटर, इंक, बस ये 3 मटेरियल चाहिए।
स्टिरर की हेल्प की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें इस मिक्सचर को क्या छोड़ना है, अनडिस्टर्ब छोड़ना है। कौन सा मिक्सचर, देखिए मेथड के बारे में बात करते हैं। ये एक्टिविटी देखिए किस तरह से की जाएगी। तो इसके लिए हम लोग करने वाले हैं, एक बीकर को यूज करेंगे। हियर आई एम मेकिंग अ बीकर। इन दिस बीकर वी हैव फिल्ड सम वाटर। इस बीकर में थोड़ा वाटर क्या कर दिया जाएगा, फिल कर दिया जाएगा। इस तरह से हमने इसमें क्या फिल कर दिया, ये वाटर को फिल कर दिया। ओके, so this is a glass beaker, and this glass beaker is having water। और इस ग्लास बीकर में क्या है, वाटर है। अब हम इससे क्या करेंगे, ड्रॉपर से एक इंक की ड्रॉप को इसमें पॉर कर देंगे, डाल देंगे। सो वी नीड ए ड्रॉपर। तो यहाँ पर एक ड्रॉपर की हेल्प लेंगे। इस तरह का ड्रॉपर होगा, उसके ऊपर एक पॉइंट बना होता है। हियर इस ड्रॉपर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक इंक की ड्रॉप को इसमें ऐसा पॉर कर देंगे, इसमें डाल देंगे। तो जैसे मैं इंक ड्रॉप को इसमें पॉर करूंगा, अब हमें क्या नहीं करना, हमें इसको स्टिर नहीं करना। हमें इसको क्या नहीं करना, स्टिर नहीं करना, मतलब सॉल्यूशन को हिलाना नहीं, सॉल्यूशन को हिलाना नहीं है। तो अगर इसको स्टिर नहीं करना, तो हमने क्या किया यहाँ पर, अब मैं इस ड्रॉपर को इरेज करने वाला हूँ। ये ड्रॉपर की हेल्प से हमने इंक ड्रॉप को इसमें पॉर कर दिया, और इंक ड्रॉप को अब मैं शो करूंगा वाटर सरफेस। ये वाटर का जो एक सरफेस है, टॉप सरफेस है, इस सरफेस पर मैं ये इंक ड्रॉप को ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विद द डार्क सॉलिड कलर। तो देखिए, इट इज ए ड्रॉप ऑफ इंक। अब ये जो ड्रॉप ऑफ इंक है, इसको डालने के बाद हम इस सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, लेकिन इसको देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे। अब ऑब्जर्वेशन में क्या सामने आएगा कि हमने इंक की ड्रॉप को तो यहाँ डाला था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसके पार्टिकल्स इसमें मिक्सअप होने स्टार्ट हो गए। ये पार्टिकल्स इस तरह से आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वो आगे हम अभी स्टडी करेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर। इस चैप्टर में एक प्रोसेस आएगी डिफ्यूजन, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि पार्टिकल्स ऐसा क्यों आगे बढ़ते हैं। लेकिन एनीवेज इसके पीछे बड़ा ही सिंपल रीजन है। जैसे ही मैंने इंक के ड्रॉप को यहाँ पर डाला और हमने इस बीकर को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, हमने इसको टच भी नहीं किया, हिलाया भी नहीं, शेक भी नहीं किया, ना हमने स्पून की हेल्प से इसको स्टिर किया, फिर भी इंक इसके अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप मिक्सअप होती जा रही है। फिर भी इंक इसके अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप क्या होती जा रही है, मिक्सअप होती जा रही है। हम बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, हम कोई भी वर्क नहीं कर रहे इसके अंदर इसको मिक्स करने के लिए। तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि ये जो इंक है वो इसके अंदर कंप्लीटली मिक्सअप हो जाती है और एक सॉल्यूशन बना लेती है। इस तरह से एक मिक्सचर बन जाएगा इंक और वाटर का। तो इंक वाटर के अंदर क्या हो चुकी है, डिजोल्व हो चुकी है, और सब जगह पर आपको सेम कलर दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि टॉप पर डार्क ब्लैक कलर है और नीचे कम ब्लैक कलर होगा, लाइट ब्लैक कलर होगा, ऐसा नहीं होगा। ये पूरा सॉल्यूशन सेम कलर का दिख रहा है। ये पूरा सॉल्यूशन कैसा दिखाई दे रहा है, ये पूरा सॉल्यूशन सेम कलर का दिखाई दे रहा है। सब जगह पर इंक की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो हम बोलेंगे ये यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बना, ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। कैसा कॉम्पोजिशन है इस सॉल्यूशन का, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। तो इस बीकर के अंदर हमने जैसे ही वाटर के अंदर इंक ड्रॉप को डाला और कुछ समय के लिए इसको ऐसा ही छोड़ दिया अनडिस्टर्ब, तो हमने देखा कि इंक के जो पार्टिकल्स हैं या जो इंक है वो इसमें कंप्लीटली मिक्सअप हो चुकी है, वो इसमें कंप्लीटली मिक्सअप हो चुकी है, और इन्होंने मिलकर के एक ऐसा सॉल्यूशन बना लिया, और ये सॉल्यूशन का जो कलर है वो सब जगह पर एक जैसा। तो इसका मतलब इंक के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्सअप है, सब जगह पर एक जैसा ही कैसा है, मिक्सअप है। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और किसी जगह पर कॉन्सेंट्रेशन कम है, नो, ऐसा नहीं होगा। तो अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट सामने आता है कि हमने तो इंक की ड्रॉप को यहाँ डाला था, ये पार्टिकल्स अपने आप आगे पीछे कैसे चलेंगे, ये पार्टिकल्स अपने आप जाकर के इस बीकर के अंदर ऐसा मिक्सअप कैसे हो गए। तो इसके लिए ये सोचा गया कि जरूर ये पार्टिकल्स मोशन करते होंगे, जरूर ये पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे, मोशन कर रहे होंगे, चल करके जा रहे होंगे। तो मोशन की वजह से ये बीकर के अंदर पूरा कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। तो इंक का वाटर के अंदर अपने आप मिक्सअप होना, ऑन देयर ऑन, अपने आप मिक्सअप होना, ये किस बात को बताएगा, ये बताएगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली, क्योंकि मटेरियल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं,
इसी मोशन की वजह से वो बीकर में सब जगह पर जा सकते हैं, कोलाइड भी करेंगे, आपस में टकराएंगे भी, नो डाउट। लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करेंगे, कोलिजन भी करेंगे, क्योंकि वो मूवमेंट कर रहे हैं, चल करके जा रहे हैं। और बीकर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स भी हैं, इंक के पार्टिकल्स भी हैं, तो वो सब क्या करेंगे, कोलिजन भी करेंगे, और कोलिजन करने के साथ साथ क्या करते रहेंगे, लगातार मोशन करते रहेंगे। और कैसा मोशन होगा, रैंडम मोशन। कैसा मोशन करेंगे, रैंडम मोशन। अब ये रैंडम मोशन करते हैं या जिगजैग मोशन करते हैं, इसको एक्सप्लेन किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रैंडम मोशन, या इसकी बजाय आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, जिगजैग मोशन। रैंडम मोशन का मतलब है कि कॉलिजन के बाद में पार्टिकल किस डायरेक्शन में जाएगा ये फिक्स नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक बीकर मैं बनाता हूँ, इसमें ये पार्टिकल्स हैं और ये मूवमेंट कर रहे हैं, ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है और इस वॉल से कोलाइड किया, ये जो पार्टिकल है ऐसा चल करके जा रहा है हाई वेलोसिटी से और इस वॉल से जाकर के टकराता है, टकराने के बाद उसकी डायरेक्शन ये हो जाती है। तो कोलिजन के बाद वो इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर मान लो यहाँ पर किसी दूसरे पार्टिकल से कोलाइड कर गया, फिर ये डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ पर तीसरे पार्टिकल से कोलाइड कर गया, फिर ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो इन पार्टिकल्स की डायरेक्शन कोलिजन के बाद में कौन क्या डायरेक्शन होगी, किस डायरेक्शन में जाएंगे, इट इज रैंडम, ये पता नहीं है, इट इज नॉट फिक्स। ओके, तो इसीलिए इस मोशन को क्या बोलेंगे, रैंडम मोशन या जिगजैग मोशन। अब इसको प्रूव करके बताते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने ऐसा कैसे किया। अच्छा, इस एक्टिविटी से क्या रिजल्ट आएगा, क्या कंक्लूजन होगा इस एक्टिविटी का। दिस एक्टिविटी शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, दिस एक्टिविटी शोज दैट, यहाँ पे लिखेंगे दिस एक्टिविटी शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। That is why the particles of ink are mixing in water completely. That is why the particles of ink are mixing in water completely. इसी वजह से जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो मिक्स हो रहे हैं वाटर के अंदर completely. तो ये थी फोर्थ एक्टिविटी जिससे हमने ये प्रूव कर दिया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, लगातार मोशन करते रहते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए जो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर इस मोशन का नाम क्या रखा गया, ब्राउनियन मोशन। रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन, या क्या बोल सकते हैं इसको, ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं। ओके, तो अब मैं उसका डायग्राम बनाता हूँ और बताता हूँ कि कब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और कैसे किया और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया, ऑपरेटर्स का यूज किया इसको करने के लिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ब्राउनियन मोशन। In the year 1827, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था देखिए, इन्होंने यूज किया एक्सट्रीमली स्मॉल पॉलन ग्रेन। एक्सट्रीमली स्मॉल पॉलन ग्रेन, बहुत ही छोटे पॉलन ग्रेन्स का यूज किया गया। ओके, ये पॉलन ग्रेन्स उन्होंने किसमें डिसॉल्व किए, ये पॉलन ग्रेन्स उन्होंने डिसॉल्व किए वाटर के अंदर। अब एक मोशन को ऑब्जर्व किया, देखिए किस तरह से एक्सपेरिमेंट होगा। इसके लिए उन्होंने एक बीकर का यूज किया, ग्लास बीकर था। ग्लास बीकर ना भी हो तो भी काम चल जाएगा। ओके, अब इस ग्लास बीकर के अंदर इन्होंने क्या किया, वाटर को फिल किया। ये वाटर फिल कर दिया इन्होंने। वाटर फिल करने के बाद देखो वाटर के पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप से इसको नहीं देख सकते, कि हम सिंपल माइक्रोस्कोप से इसको नहीं देख सकते, लेकिन पॉलन ग्रेन्स को देख सकते। पॉलन ग्रेन्स जो है उनका जो साइज है वो माइक्रोमीटर का साइज है। माइक्रोमीटर का साइज है तो उसको सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। पॉलन ग्रेन्स एक्चुअल में क्या है, मेल गैमेट, फ्लावर की सेल्स होती है वो मेल गैमेट्स इनको बोला जाता है। ये आपने एक डायग्राम स्टडी किया होगा फ्लावर का, इससे रिलेटेड। दिस इज स्टिग्मा, स्टिग्मा के बॉटम में यहाँ पर एक ओवेरी होती है और यहाँ से फिलामेंट निकलता है और फिलामेंट के टॉप पर क्या होता है, एंथर।
ये आपने सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन उसमें स्टडी किया था। हियर दिस इज फिलामेंट, दिस इज ओवेरी, और फिलामेंट के टॉप पर जो छोटा सा बॉल आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज एंथर। और इस एंथर के अंदर, ये एंथर जब बस्ट आउट होता है, फट जाता है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, येलो कलर के पॉलन ग्रेन्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। और ये जो पॉलन ग्रेन्स है, ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, इनको क्या बोला जाता है, दीज आर नोन एज मेल गैमेट। दीज आर नोन एज मेल गैमेट, मेल सेल बोल सकते हैं, मेल सेल। ओके, अब ये क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स, यहाँ से एंथर जब बस्ट आउट होता है तो पॉलन ग्रेन्स जो ऐसा फ्लो होकर के इस फ्लोवर के अंदर चले जाते हैं, और आगे जाकर के कौन सी प्रोसेस होती है, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर इसी फ्लोवर के पॉलन ग्रेन्स इसी ओवेरी के अंदर चले जाएंगे, दिस इज नॉन एज सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये आपने स्टडी किया हुआ है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो यही पॉलन ग्रेन्स का उन्होंने यूज किया, जो फ्लोवर के अंदर मिलते हैं। फ्लावर के एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स, येलो कलर के होते हैं, और इनको क्या बोला जाता है, इनको मेल गैमेट्स बोला जाता है, मेल गैमेट्स। ओके, तो अब आप पॉलन ग्रेन्स समझ चुके हैं कि कहां पर मिलेंगे हमें पॉलन ग्रेन्स। तो ये मेल गैमेट्स हैं, और मेल गैमेट्स मैंने बोला कि ये सेल है, और ये जो सेल है इसका साइज होता है माइक्रोमीटर। जो सेल का साइज है वो कैसा है, माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर साइज के मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर, इस साइज के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं, इनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। अब देखिए आगे की प्रोसेस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर वाटर को फिल कर दिया। ये एक बीकर है, एंड दिस बीकर इज हैविंग वाटर। अब इसके अंदर उन्होंने क्या डाले, एक्सट्रीमली स्मॉल पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन इसके अंदर इन्होंने डाल दिए, ये ऐसा पॉलन ग्रेन है इनके अंदर। पॉलन ग्रेन इतने छोटे हैं कि इनको किससे देखना पड़ेगा, इनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने इनको पॉलन ग्रेन को वाटर के अंदर ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट डाइव से देखेंगे तो कुछ भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन्स भी नहीं दिखाई देंगे, इनका साइज भी माइक्रोमीटर है, इनका साइज भी कैसा है, माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर साइज का जो ऑब्जेक्ट है उसको भी हम नहीं देख सकते, जैसे कि सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो ये तो है बीकर का साइड व्यू, ये बीकर का कौन सा व्यू है, साइड व्यू। अगर मैं बीकर को ऊपर से देखूं तो, अगर मैं बीकर को ऊपर से देखूंगा तो उसको बोलेंगे टॉप व्यू। सो दिस इज द साइड व्यू, साइड से देख रहे हैं बीकर को, और बीकर को जब टॉप से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। टॉप से देखेंगे तो वाटर तो ट्रांसपेरेंट है, और यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन्स दिखाई देंगे जो हमने इस वाटर के अंदर डाले थे, ये पॉलन ग्रेन्स है। और ये किससे देखे जा रहे हैं, ये देखे जा रहे हैं माइक्रोस्कोप। ये जो बीकर था, इस बीकर के जस्ट ऊपर, ये जो बीकर है इस बीकर के जस्ट ऊपर क्या प्लेस किया उन्होंने, क्या एडजस्ट किया, यहाँ पर लगाया उन्होंने माइक्रोस्कोप। यहाँ पर क्या प्लेस किया, एक स्टैंड की हेल्प से उन्होंने यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप लगाया, और माइक्रोस्कोप के अंदर लेंसेज लगे होते हैं, तो उन माइक्रोस्कोप के थ्रू इनको देखना स्टार्ट किया। तो इन माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको देखना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर इन्होंने इस माइक्रोस्कोप का यूज किया और पॉलन ग्रेन्स को देखा। कहाँ से देखा, तो आंसर है टॉप व्यू। कहाँ से देखा, टॉप व्यू, ऊपर से देखा, बीकर के ऊपर वाले सरफेस से, जहां पर वाटर का सरफेस होगा वहां पर देखा। तो वहां पर जब माइक्रोस्कोप से इन्होंने ऑब्जर्व किया तो ये ऑब्जर्व किया कि ये पॉलन ग्रेन जिगजैग मोशन कर रहे हैं, कभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर अचानक इस डायरेक्शन में, फिर अचानक इस डायरेक्शन में, सडनली इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है, कभी किस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो उन्होंने ये रिजल्ट निकाला। तो रॉबर्ट ब्राउन ने जब ऐसा देखा तो उन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि जरूर इन पॉलन ग्रेन के पार्टिकल्स से वाटर पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे होंगे। जरूर इन पॉलन ग्रेन के जो पार्टिकल्स हैं इनसे कौन कोलाइड कर रहा होगा, वाटर पार्टिकल्स। और वाटर पार्टिकल जैसे ही कोलाइड करता है उसके मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और पॉलन ग्रेन के साथ वाटर पार्टिकल जैसे ही कोलाइड करता है तो पॉलन ग्रेन के चलने की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। रैंडम डायरेक्शन है, रॉबर्ट ब्राउन को भी नहीं पता लग रहा कि वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है, वो तो डिपेंड करेगा कॉलिजन पे कि कॉलिजन किस तरह का हुआ। तो यहाँ पर ये जो पॉलन ग्रेन थे ये जिगजैग मोशन क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका रीजन ये था कि हमने जब पॉलन ग्रेन डाले तो वो तो रेस्ट की स्टेट में डाले ऐसा,
इसके ऊपर ऐसा गिरा दिए, लेकिन इसको डालने के बाद उन्होंने देखा कि ये सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं और लगातार इनकी डायरेक्शन क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। ये पॉलन ग्रेन यहाँ जा करके इतना आगे चलता है, इतना फास्ट ट्रेवल करता है, उसके बाद डिस्टेंस चेंज, इसके बाद डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज होने के बाद फिर यहाँ पर यहाँ तक चला, फिर डायरेक्शन चेंज, फिर इस तरफ चलने लगा, फिर आगे कोई वाटर पार्टिकल टकरा गया होगा, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में। तो इसके चलने की डायरेक्शन क्या है? रैंडम। इसके चलने की डायरेक्शन क्या है? रैंडम। तो ये इरेगुलर वे में मूवमेंट कर रहे हैं। जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? ये जो पॉलन ग्रेन्स है, these are moving in irregular way। ये पॉलन ग्रेन के जो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स थे वो क्या कर रहे हैं? वो मूव कर रहे हैं इरेगुलर वे। इरेगुलर वे में मूव कर रहे हैं, या हम इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? हम इसके लिए यूज करेंगे वर्ड zigzag मोशन। कि वो कैसा मोशन कर रहे हैं? zigzag मोशन कर रहे हैं, या हम बोलेंगे रैंडम मोशन कर रहे हैं। पॉलन ग्रेन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन फिक्स नहीं है, पॉलन ग्रेन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इससे क्या रिजल्ट निकाला? इस एक्टिविटी से उन्होंने ये बोला कि पॉलन ग्रेन्स के पार्टिकल को जब मैंने इसमें डाला तो वो कंटिन्यूअस मोशन कर रहे थे। उसके मोशन करने का रीजन ये है, तो पॉलन ग्रेन्स के मोशन करने का रीजन ये है कि जो वाटर पार्टिकल्स थे वो भी कंटिन्यूअसली मूविंग। तो अगर वाटर पार्टिकल्स मूविंग है तो वो अपने साथ साथ किसको मूव कर सकते हैं? वो अपने साथ साथ पॉलन ग्रेन को भी मूव कर सकते हैं। वो अपने साथ साथ पॉलन ग्रेन को भी क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। ओके, अभी इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट और बताया मैंने आपको, जिसमें आपने ये देखा कि वाटर के अंदर इंक को डाला था। अब आप ये बता सकते हैं कि इंक की जो ड्रॉप थी उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर में मिक्सअप क्यों हुए? तो उसका रीजन ये था कि वाटर पार्टिकल्स जो थे वो कंटिन्यूअसली मूविंग, और इंक पार्टिकल्स जो है वो भी कंटिन्यूअसली मूविंग है। वो भी एक सॉल्यूशन ही तो है वाटर और डाई का। तो इंक को जैसे ही हमने वाटर में डाला, दोनों के पार्टिकल्स मूविंग पार्टिकल्स हैं, और उनके मोशन की वजह से वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं और एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन बनाते हैं। और कैसा सोल्यूशन बनाते हैं? एक ऐसा सोल्यूशन बनाते हैं जिसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। एक ऐसा सोल्यूशन बनाते हैं जिसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। और रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए बाद में ये जो मोशन था, रैंडम मोशन, zigzag मोशन, इरेगुलर वे में मोशन, का नाम क्या रख दिया गया? ब्राउनियन मोशन, टू गिव द ऑनर टू द साइंटिस्ट। क्योंकि साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था तो इनको ऑनर देने के लिए इस मोशन का नाम क्या रख दिया गया? ब्राउनियन मोशन। इस मोशन का नाम क्या रख दिया गया? ब्राउनियन मोशन। ओके, तो ये हमने स्टडी किया अभी तक। कल आपकी हॉलीडे होगी और फ्राइडे को आपका टेस्ट है। अभी दो टॉपिक बाकी हैं, रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी, और आपको स्टडी कहाँ तक करना है? फ्लूइडिटी तक। आपको स्टडी कहाँ तक करना है? फ्लूइडिटी। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं, रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। दो डेफिनेशन है। रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। देखिए, रिजिडिटी किसको बोला जाएगा? रिजिड का मतलब होता है अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। रिजिड मीन्स अनबेंडिंग और inflexible। Due to the rigidity, solids have tendency to maintain their shape. Due to rigidity, solids have tendency to maintain their structure, to maintain their structure, or you can say that shape, when subjected to external force. When subjected to external force। देखिए, रिजिड का मीन है अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल।
जिसको बेंड नहीं किया जा सकता, या जो इनफ्लेक्सिबल है। इनफ्लेक्सिबल का मतलब है कि अगर आप उसको बेंड करेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, अगर आप उसको बेंड करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन, वो टूट ही जाएगा। ओके, तो आप देखिए, ड्यू टू रिजिडिटी सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। रिजिडिटी प्रॉपर्टी के कारण, देखिए सॉलिड्स को रिजिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस प्रॉपर्टी के कारण वो अपनी शेप को मेंटेन करते हैं, या आप ऐसा बोल सकते हैं वो अपनी शेप को मेंटेन करते हैं जब हम उन पर क्या लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स। जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैं इस पर बाहर से फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर में ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं, और जैसे ही मैं फोर्स को हटाता हूँ ये अपनी शेप में फिर से आ जाता है। तो हमने इसको क्या बोला, हमने बोला कि ये रिजिड है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये रिजिड ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सबकी रिजिडिटी सेम ना हो, कि सबकी रिजिडिटी जो है वो सेम ना हो। अब जैसे कुछ मटेरियल, जैसे कि चौक है, चौक इतना रिजिड नहीं होता है, हम उस पर स्मॉल फोर्स लगाते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है। आयरन नेल, और आयरन नेल है उसकी रिजिडिटी ज्यादा है, हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, हैमर से उसको स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन वो ब्रेक डाउन ही नहीं हो रहा, लेकिन वो टूट ही नहीं रहा है। तो इसलिए हम उनको क्या बोल सकते हैं, हम उनको रिजिड बोल सकते हैं, हम उनको क्या बोल सकते हैं, रिजिड बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि रिजिडिटी मटेरियल्स की डिफरेंट हो, किसी की रिजिडिटी कम है, किसी की रिजिडिटी ज्यादा है। बस सिंपल सी बात याद रखें, रिजिड का मतलब है सॉलिड विच कैन मेंटेन देयर शेप, जो अपनी शेप को मेंटेन कर सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको रिजिड बोला जाता है, उनको रिजिड बोला जाता है। और सॉलिड जो है वो रिजिड होती है। अब नेक्स्ट देखिए फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है टू फ्लो, बहने वाले, जैसे कि लिक्विड्स और गैसेस। अच्छा, जो रिजिड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम लोग रिजिड बोलेंगे, उनको स्टोर करने के लिए कंटेनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिजिड जो मटेरियल्स हैं, जो सॉलिड्स हैं, उनको स्टोर करने के लिए कंटेनर की नीड नहीं है, कंटेनर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो फ्लूइड्स हैं उनको, नेक्स्ट इज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मीन्स टू फ्लो। फ्लूइडिटी का मतलब क्या है, टू फ्लो। जो मटेरियल्स क्या कर सकते हैं, जो मटेरियल्स फ्लो कर सकते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको फ्लूइड्स बोलते हैं। तो इसी तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि लिक्विड और गैसेस फ्लूइड है, क्योंकि जब भी हम उनको रखते हैं या गिराते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो फ्लो कर सकते हैं, वो बह करके जा सकते हैं। ठीक है, टू फ्लो लिख सकते हैं, और विच कैन इजीली फ्लो, ऐसा भी लिख सकते हैं, कैन इजीली फ्लो। ये स्टेटमेंट भी आप यूज कर सकते हैं। तो फ्लूइडिटी का मतलब होगा जो मटेरियल्स इजीली फ्लो कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड फ्लूइड, दीज आर कॉल्ड फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड्स होंगे, अच्छा मैं इनका नाम भी लिख देता हूँ। फ्लूइड्स कौन किन किन को बोला जाएगा, फ्लूइड्स बोला जाएगा लिक्विड को एंड गैसेस को, दीज आर फ्लूइड्स। अब जो लिक्विड्स हैं उनको ओपन कंटेनर में रख सकते हैं, लेकिन कंटेनर की जरूरत पड़ेगी, इसको ओपन कंटेनर में भी रखा जा सकता है, क्योंकि इनका एक वेल डिफाइंड सरफेस होगा, टॉप सरफेस। जो भी लिक्विड्स होते हैं उनका एक वेल डिफाइंड टॉप सरफेस होगा। और गैसेस को रखने के लिए, गैसेस को रखने के लिए भी कंटेनर चाहिए होगा। कैसा कंटेनर, क्लोज कंटेनर। कैसा कंटेनर होगा, क्लोज कंटेनर। तो इसको क्लोज कंटेनर में रखा जाता है गैसेस को। ये गैसेस फिल कर देंगे क्लोज कंटेनर के अंदर। जैसे कि एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, तो पेट्रोलियम गैस को स्टोर करने के लिए सिलेंडर्स का यूज किया जाता है, तो वो एक क्लोज कंटेनर है। तो वो एक क्या है, क्लोज कंटेनर। अल्टीमेटली बात ये याद रखनी है कि फ्लूइड उनको बोला जाता है जो फ्लो कर सकते हैं, जो फ्लो कर सकते हैं, जो बह करके जा सकते हैं। इसके अलावा जो फ्लूइड्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। वी नीड अ कंटेनर, ओपन कंटेनर टू स्टोर ए लिक्विड, एंड वी नीड अ क्लोज कंटेनर टू स्टोर द गैस। और हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, क्लोज कंटेनर की जरूरत पड़ेगी गैसेस को स्टोर करने के लिए। तो दिस इज फ्लूइडिटी। ओके, तो यहां तक आपको स्टडी करना था टेस्ट के लिए।